ओके, आगे का पोर्शन रीड करते हैं अभी, ट्रांसलेशन वाला, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विथ जेनेटिक कोड। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अ न्यूक्लिक एसिड वॉज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड, है ना। रेप्लिकेशन में डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाया नहीं है हमने, लेकिन तुमको पता है जो एस फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए को पढ़ के डीएनए बनाया जाता है, तो उस एंजाइम का नाम रहेगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए को पढ़ के आरएनए बनाया जाता है, उसका नाम रहेगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। Hence these processes are easy to conceptualize on the basis of complementarity कि डीएनए पे ए है तो नया स्ट्रैंड जो बन रहा है वो अगर डीएनए का होगा तो टी लगाओ, आरएनए का होगा तो यू लगाओ, बस कॉम्प्लीमेंट्री फैशन में टेम्पलेट स्ट्रैंड 3-5 पढ़ना, कॉम्प्लीमेंट्री फैशन में 5-3 बनाते जाना और कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स लगाते जाना, बस सिंपल है ना। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, ठीक है। कंसेप्ट जो है वो बहुत इजी है। रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन की रेप्लिकेशन भी पढ़ाऊंगा, सेम ही है, बस एटीपी की जगह डीएटीपी लगाना पड़ेगा, टीटीपी की जगह, टीटीपी तो इसमें रहेगा नहीं, यूटीपी की जगह डीटीटीपी लगाना पड़ेगा, जीटीपी की जगह डीजीटीपी लगाना पड़ेगा, सीटीपी की जगह डीसीटीपी लगाना पड़ेगा, बस बाकी तो सेम है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। Neither does any complementarity exist between nucleotides and amino acids, nor could any be drawn theoretically। लेकिन आरएनए को पढ़ के, मतलब न्यूक्लिक एसिड को पढ़ के प्रोटीन बनाना है, मतलब अमीनो एसिड चिपकाने हैं, तो भाई उसमें तो कोई कॉम्प्लीमेंटारिटी नहीं है ना। इसमें ठीक है एडेनिन और थाइमिन, या इसमें एडेनिन एंड यूरेसिल कॉम्प्लीमेंट्री है, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन कॉम्प्लीमेंट्री है। न्यूक्लिक एसिड्स और अमीनो एसिड्स थोड़ी कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं, तो ऐसे कैसे आरएनए को पढ़ के अपन प्रोटीन बनाएंगे, है ना। इसलिए अपने को कोडॉन्स की कंसेप्ट लगानी पड़ती है। देयर एग्जिस्ट एम्पल एविडेंसेस दो टू सपोर्ट द नोशन दैट चेंज इन न्यूक्लिक एसिड्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स। मतलब ये बहुत स्टार्टिंग से साइंटिस्ट लोगों को पता था कि न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस अगर चेंज हो गया तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी, उससे जो प्रोटीन बनता है उसमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी चेंज होता है, क्योंकि कोडॉन चेंज हो जाएगा, है ना। ये नोशन पहले से था साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में, ये रिसर्च थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन ये हो चुका था पहले से। दिस लेड टू द प्रपोजिशन, यानी प्रपोज करना, ऑफ अ जेनेटिक कोड दैट कुड डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। If determining the biochemical nature of genetic material and the structure of DNA was very exciting, बताइए ये कहानी मैंने तुमको कैसा एक एक चीज होते गई, ग्रिफिथ, फिर उसके बाद एवरी मिक, लियोड मिक्कार्टी, फिर हर्शी चेज, ठीक है, वो तो इंटरेस्टिंग था ही। लेकिन द प्रपोजिशन एंड डेसिफेयरिंग ऑफ जेनेटिक कोड वर मोस्ट चैलेंजिंग। In a very true sense, it required involvement of scientists from several disciplines: physicists, organic chemists, biochemists, and geneticists. It was George Gamow, a physicist, मतलब physics वाला, who argued that since there are only 4 bases and if they have to code for 20 amino acids, the code should constitute a combination of bases. He suggested that in order to code for all the 20 amino acids, the code should be made up of 3 nucleotides. This was a very bold proposition because a permutation combination of 4 to the power 3, that is 4 into 4 into 4, would generate 64 codons, generating many more codons than required. लेकिन 4 to the power 2 रखा सिर्फ, तो 16 ही बनेंगे अलग अलग कोडॉन्स, अमीनो एसिड्स तो 20 है, तो इसलिए थ्योरेटिकली उसने बोला कि 4 to the power 3 होना चाहिए, पर उसने थ्योरेटिकली मैथ्स के दम पे बोला, मैथमेटिक्स के दम पे बोला, एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हुआ था, है ना। तो प्रोवाइडिंग एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट द कोडॉन वाज अ ट्रिपलेट वाज अ मोर डॉन्टिंग, यानी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क। थ्योरेटिकली तो ये बोलना बहुत आसान है, प्रैक्टिकली कैसे प्रूव करोगे। द केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय हरगोबिंद खुराना, ठीक है, ही वाज एन इंडियन साइंटिस्ट, वाज instrumental in synthesizing RNA molecules with defined combination of bases। तो उन्होंने ऐसी एक टेक्निक डिस्कवर की थी हरगोबिंद खुराना ने, जिसके मदद से अपन अपने को जिस सीक्वेंस में चाहिए उस सीक्वेंस में न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के आरएनए बना सकते हैं आर्टिफिशियली, ठीक है।
तो मार्शल नीरेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने सेल फ्री सिस्टम लिया, मतलब सेल को छोड़ो, अभी अपन आर्टिफिशियली आरएनए बना सकते हैं ना, तो आर्टिफिशियल आरएनए बनाने का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ, डिफाइंड कॉम्बिनेशन के साथ, और उसको टेस्ट ट्यूब में 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स के साथ और राइबोसोम्स के साथ रख देने का। राइबोसोम्स उस आरएनए को पढ़ के उन अमीनो एसिड्स को जोड़ के प्रोटीन बनाएंगे, वो प्रोटीन का सीक्वेंस चेक करने का, और फिर अपने को अमीनो एसिड का तो आरएनए का सीक्वेंस तो पता ही है अपने को, क्योंकि अपन ने डिफाइंड कॉम्बिनेशन में बनाया है वो ऑलरेडी, थैंक्स टू द टेक्निक डेवलप्ड बाय हरगोबिंद खुराना। तो अपने को समझ जाएगा कि कौन सा कोडॉन कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है, बराबर। तो मार्शल नीरेनबर्ग सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प द कोड टू बी डेसिफर्ड, डेसिफर्ड मतलब डिस्कवर्ड, ठीक है। सेवेरो ओक्वा एंजाइम, सेवेरो ओक्वा साइंटिस्ट का नाम है, उसने डिस्कवर किया हुआ एंजाइम है, इसलिए एंजाइम को बोलते हैं सेवेरो ओक्वा एंजाइम। कौन सा एंजाइम है ये एंजाइम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज मतलब फॉस्फोरिक एसिड ऐड करना, was also helpful in polymerizing RNA with defined sequences in a template independent manner, ठीक है। मतलब एंजाइम के बिना, डीएनए को पढ़े बिना, ठीक है, डीएनए को पढ़े बिना अपन आरएनए बना सकते थे आर्टिफिशियली। वही हरगोबिंद खुराना सामान्य टेक्निक है, थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है बस, ठीक है। तो अपने को ध्यान में रखने का है कि हरगोबिंद खुराना ने और सेवेरो ओक्वा ने, इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने आर्टिफिशियल आरएनए सिंथेसिस बनाने की टेक्निक डिस्कवर की। और मार्शल नीरेनबर्ग, एनसीईआरटी में सिर्फ नीरेनबर्ग का ही नाम दिया है, उसके अलावा उसका एक और साथीदार भी था, उसका नाम था मैथी, मैथीव नहीं मैथी, MATTHEI, MATTHEI, मैथी। तो नीरेनबर्ग एंड मैथी ने मिलकर वो जो कोडॉन्स है उनको डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया समझा ना। अपने को ये तो पता ही है कि आरएनए का सीक्वेंस क्या है, क्योंकि अपन ने डिफाइंड सीक्वेंस में ही बनाया है। ऐसे कैसे आरएनए को अपन ने डिफाइंड सीक्वेंस में बनाया, अपने को जो सीक्वेंस चाहिए उस सीक्वेंस में, बिकॉज ऑफ द टेक्निक डेवलप्ड बाय हरगोबिंद खुराना एंड सेवेरो ओक्वा। अलग अलग टेक्निक से दोनों ने अलग अलग डिस्कवर की हुई है। तो उसके मदद से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस का आरएनए बनाने का, ठीक है, और फिर उस आरएनए को प्रोटीन्स दे, अमीनो एसिड्स दे देने का, राइबोसोम दे देने का, 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, 7 का पीएच, ऐसा कंडीशन क्रिएट करके उसको टेस्ट ट्यूब में रख देने का। अब राइबोसोम उन अमीनो एसिड्स को जोड़ते जाएंगे उस आरएनए पे जो कोडॉन से उसके हिसाब से, और आरएनए पे कौन से सीक्वेंस पे अपन ने न्यूक्लियोटाइड्स लगाए हुआ है ये तो अपने को पता ही है ना, बराबर है ना, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपन ने क्या किया, अपन ने मतलब नीरेनबर्ग और मैथी ने, कि ये कोडॉन से ये अमीनो एसिड बनता है, ये कोडॉन कोड्स फॉर ये अमीनो एसिड, दिस कोडॉन कोड्स फॉर दिस अमीनो एसिड, ऐसा वो पूरा कोडॉन का टेबल उन्होंने डेसिफर किया, ठीक है। ट्रांसलेशन पढ़ाते वक्त मैंने तुमको एनसीईआरटी का ये टेबल दिखाया ही था, अपन ने इसको याद भी किया है उस टेबल को, जरूरत नहीं है तो भी, क्योंकि याद रह जाता है इसलिए। फीफी लू 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 लू, इले इले इले, मेट वेल 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 वेल, है ना, बराबर। फेकू ल्यू इल है, अगर इल है तो घर पे रहना चाहिए ना। फिर वो मीट कैसे हुआ वेल को, इसका मतलब फेंक रहा है, इल वगैरह कुछ नहीं है, फेंकू है वो, फेकू ल्यू इल, फिर भी मेट वेल, ये भी तरीका है। या फिर फीफी ल्यू 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 ल्यू, इले इले इले, मेट वेल 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 वेल, है ना। सर प्रथमेश आला, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। फिर ये भी तुमको पता है, मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। द साइलेंट फीचर्स, ये भी अपन ने रीड किया हुआ है, इसको मैं ऐसा रख देता हूं, तुमको अगर फिर से रीड करना है तो पॉज करके रीड कर लो। ठीक है, ये एक्सरसाइज भी अपन ने की थी। एक्सरसाइज मतलब अपने को एक आरएनए का सीक्वेंस दिया हुआ है, इधर एक आरएनए का सीक्वेंस दिया और इससे अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस निकालो बोला, तो वो अपन ने कर लिया।
और फिर बोला कि ये जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है इससे अभी आरएनए का कोडॉन्स निकालो, तो वो नहीं निकाल सकते, क्योंकि फिनाइल एलेनिन है अगर अमीनो एसिड प्रोटीन के चेन में, तो इसका करस्पॉन्डिंग आरएनए पे जो कोडॉन होगा वो कौन सा होगा, वो अपन नहीं निकाल सकते, क्योंकि फिनाइल एलेनिन को इससे भी कोड किया जा सकता है, इससे भी कोड किया जा सकता है। तो आरएनए का सीक्वेंस दिया तो उससे अपन प्रोटीन का सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते, लेकिन प्रोटीन के सीक्वेंस से अपन आरएनए का सीक्वेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है ना। इस एक्सरसाइज से फायदा क्या होता है, दैट वी कैन को रिलेट द टू प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड दैट वी हैव लर्न। कौन सी दो प्रॉपर्टीज, तो ये वन कोडॉन कोड्स फॉर ओनली वन अमीनो एसिड, हेंस इट इज अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। और दूसरा, सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, हेंस द कोड इज डिजेनरेट। तो अनएम्बिग्विटी एंड डिजेनरेसी, ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है, ये दोनों प्रॉपर्टीज अपने को इस एक्सरसाइज से समझ में आती है कि आरएनए अगर दिया है आरएनए का सीक्वेंस, तो उससे अपन ये निकाल सकते हैं, पर इसका सीक्वेंस दिया है तो इससे अपन आरएनए का सीक्वेंस नहीं निकाल सकते। ठीक है, बिकॉज वन अमीनो एसिड में बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन्स, ऐसा। अब अपन आते हैं म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड पे। ये जो म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड वाला पार्ट है, ये मैंने अलग से ऐसा पढ़ाया नहीं है तुमको अभी मोल बायो में, लेकिन न्यूमरस टाइम्स मैंने तुमको ये टॉपिक अलग तरीके से बहुत बार पढ़ाया है। जैसे सेल डिवीजन बताते वक्त, सेल डिवीजन में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स मतलब क्या रहता है, अलील्स मतलब क्या रहता है, ये बताते वक्त मैंने तुमको ये चीज बहुत बार एक्सप्लेन की है। सिकल सेल एनीमिया का ही एग्जाम्पल लेता हूं मैं हमेशा, कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो रहता है उसमें अल्फा एंड बीटा ऐसे दो पॉलीपेप्टाइड्स रहते हैं, उसमें से बीटा पॉलीपेप्टाइड जो है उसके 6th पोजीशन पे सीटीसी रहता है, कोडोजेन डीएनए पे। तो उससे जो आरएनए बनेगा उस पे कौन सा कोडॉन रहेगा, सीटीसी का करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री, तो सीटीसी का कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा जीएजी। अब अगर म्यूटेशन से सीटीसी की जगह सीएसी हो गया होगा कोडोजेन डीएनए उसका, तो आरएनए पे क्या आ जाएगा, आरएनए पे आ जाएगा जीयूजी, है ना, बराबर है ना। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। मैं सेल डिवीजन पढ़ाते वक्त अलील्स क्या रहते हैं और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में सेम जीन रहती है लेकिन अलील्स अलग रह सकते हैं, तो अलील्स मतलब क्या, ये बताते वक्त मैं कॉमनली यही एग्जांपल देता हूँ सिकल सेल एनीमिया का, है ना। जीएजी की जगह जीयूजी हो जाता है, जीएजी की जगह जीयूजी हो जाता है। ठीक है, देखो जीएजी कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड, जीयूजी कोड्स फॉर वैलिन। बस ये एक ही जगह यू हो जाने के कारण आरएनए में, और डीएनए पे टी की जगह ए हो जाने के कारण, डीएनए पे टी था इसलिए आरएनए पे ए आया, डीएनए पे ए हो गया तो आरएनए पे यू आ गया, तो बस जीएजी की जगह जीयूजी हो गया एक कोडॉन, तो ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन लग गया, बराबर है। और उसके कारण क्या हो गया, हीमोग्लोबिन का शेप सिकल शेप्ड हो गया एंड इट कॉजेज सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया का जो जीन है वो पॉपुलेशन में, तुम्हारे बॉडी में नहीं। तुमको है क्या सिकल सेल एनीमिया, किसी को नहीं है, मतलब होगा तो भी मेरे को तो भी नहीं पता, मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि किसी को भी नहीं है अपने क्लास में सिकल सेल एनीमिया। तो तुमको मदर से और फादर से दोनों से जो जीन्स मिली है सिकल सेल एनीमिया की, दोनों से जीन्स मिली है ना, सिकल सेल एनीमिया की नहीं, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया, हीमोग्लोबिन की दोनों से मिली है ना। 23 क्रोमोसोम्स मतलब पूरा एक सेट है डीएनए का, और अगेन 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम द नेक्स्ट पेरेंट इज अगेन द कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। आधा डीएनए फादर से आधा डीएनए मदर से नहीं मिलता है अपने को, 1 डीएनए फादर से 1 डीएनए मदर से मिलता है, इसलिए अपने पास 2 डीएनए है, इसलिए अपन 2n है, n स्टैंड फॉर नंबर। आधा आधा नहीं मिलता है, एक एक मिलता है दोनों से, है ना। तो ऐसा क्यों, क्योंकि एक ही पेरेंट से अगर अपन हैप्लॉइड रह रहे थे, अपने को एक ही पेरेंट से अगर डीएनए मिला रहता और उसके ऊपर अगर जीएजी की जगह जीयूजी है तो हो गया, फंस गए ना अभी। अब तुमको सिकल सेल एनीमिया रहेगा। लेकिन अगर 2 पेरेंट्स से अपन डीएनए ले रहे हैं, हर एक जीन की इंफॉर्मेशन अपन 2 इंडिविजुअल से ले रहे हैं, 2 अलग ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं,
तो देयर आर चांसेस कि एक ऑर्गेनिज्म ने GUG वाला फॉर्म दे भी दिया हीमोग्लोबिन के जीन का, तो फिर दूसरा वाला पेरेंट हो सकता है GAG वाला दे दे, तो सिकल सेल हीमोग्लोबिन के साथ साथ नॉर्मल वाला हीमोग्लोबिन भी बॉडी में तैयार हो जाएगा, तो एटलीस्ट अपनी जिंदगी कट जाएगी। आधा हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहेगा, आधा हीमोग्लोबिन से तो पूरा हीमोग्लोबिन सिकल शेप रहने से तो बेटर है ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, क्योंकि देखो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों जीन्स का होता है, मैंने पहले ही बताया, मदर से मिले हुए वाले का भी और फादर से मिले हुए वाले का भी। मेरे टीचिंग करियर में मैंने ऐसे ऐसे महानुभाव लोग देखे हैं, ऐसे ऐसे महान लोग देखे हैं। एक ने तो एक बार मेरे को क्या क्वेश्चन पूछा था कि सर आप एक तरफ तो बोलते हो कि डीएनए का सिर्फ एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होता है, और फिर दूसरे तरफ बोलते हो कि मदर और फादर दोनों से मिले हुए जीन्स ट्रांसक्राइब होते हैं, एक कुछ तो भी बोलो ना। मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ, मैं बोला अबे क्या पूछ रहा है, एक स्ट्रैंड मदर से और दूसरा स्ट्रैंड फादर से मिला हुआ है क्या? सब कनपट मारने का मन हुआ होगा। सोचो मेरे को, पूरा रामायण होने के बाद राम की सीता कौन बोल रहा है? फादर से जो डीएनए आया उसमें 2 स्ट्रैंड्स है, मदर से जो डीएनए आया उसमें भी 2 स्ट्रैंड्स है। 2 स्ट्रैंड्स मिलकर ही एक डीएनए तैयार होगा। अपना डीएनए ही डबल स्ट्रैंडेड है। एक स्ट्रैंड फादर से और दूसरा स्ट्रैंड मदर से, ऐसा नहीं सोचना है, बेवकूफ़ी नहीं करने का फालतू की। ठीक है, ठीक है। तो अपने को मदर से भी हीमोग्लोबिन का जीन मिला है, फादर से भी मिला है, मदर से भी इंसुलिन का मिला है, फादर से भी मिला है। दोनों पेरेंट्स से अपने को हर एक जीन के एक कॉपी मिली है। अब वो जीन से सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। अगर सेम रहे तो ऐसे इंडिविजुअल को अपन होमोजाइगस बोलते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर जीन, और अगर उस जीन के अलग अलग फॉर्म्स रहे, एक पेरेंट से अलग फॉर्म आया, दूसरे पेरेंट से अलग फॉर्म आया, तो अपन उस इंडिविजुअल को हेट्रोजाइगस बोलते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर जीन। उस जीन को लेकर ये इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस है, ऐसा बोलते हैं अपन। कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r, ऐसा। समझे ना? ठीक है। तो ये ऐसा हीमोग्लोबिन का जीन 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट क्यों करता है ह्यूमन स्पीशीज में? करोड़ों साल पहले कभी तो भी किसी इंडिविजुअल के स्पर्म में या किसी फीमेल के ओवम में म्यूटेशन हो गया होगा, और ए की जगह यू आ गया आरएनए के ऊपर, डीएनए के ऊपर टी की जगह ए आ गया। ये कंफ्यूजिंग हो रहा होगा तो वीडियो पॉज करने का और पेंसिल से लिख के देखने का। डीएनए में टी की जगह ए आ गया अगर, तो आरएनए में क्या आएगा? ए की जगह यू आएगा। ऐसा लिख के देख लेने का, सिंपल है एकदम। 2 सेकंड के लिए पॉज कर लेने का वीडियो और सोच लेने का, नॉट अ बिग डील। ठीक है। फिर वो अलील पास होते गया, नेक्स्ट जनरेशन, ऐसा करते करते वो पॉपुलेशन में फैल गया। अभी तुमको अगर सिकल सेल एनीमिया नहीं है तो इसका मतलब तुमको तो दोनों जीन्स जो मिले हैं हीमोग्लोबिन के, वो दोनों नॉर्मल हीमोग्लोबिन के ही मिले हैं। तो तुम्हारे बॉडी में तो सिकल सेल एनीमिया वाला फॉर्म है ही नहीं हीमोग्लोबिन का, लेकिन किसी ना किसी ह्यूमन को तो है ना। मतलब वो जो फॉर्म है हीमोग्लोबिन जीन का, वो ह्यूमन पॉपुलेशन में तो घूम ही रहा है ना कहीं से। समझ में आ रहा है? अब किसी नॉर्मल पर्सन का और ऐसे पर्सन का अगर मैरिज हो गया जिसके पास सिकल सेल एनीमिया का जीन है, अलील है, तो हो सकता है कि उनके बच्चे में फिर से सिकल सेल एनीमिया का अलील चले जाए, या हो सकता है नहीं भी जाए, क्योंकि एक ही सेट जाता है, तो चांस का खेल है। अगर किसी इंडिविजुअल के पास दोनों सिकल सेल एनीमिया के ही अलील्स हैं, तो फिर तो वो कुछ भी करके सिकल सेल एनीमिया का ही स्पर्म या ओवम बनाएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो उसके बच्चे के पास तो रहेगा ही फॉर श्योर सिकल सेल एनीमिया का अलील, एंड सो ऑन। अलग अलग प्रोबेबिलिटीज बनते जाएगी। तो अपन जो भी जीन्स का स्टडी करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो फॉर्म अपने बॉडी में रहे ही, लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन में तो रहेगा ही। जेनेटिक्स जो है ना, जेनेटिक्स का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, वो एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं है। पॉपुलेशन इज द यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। व्हेन यू आर स्टडीइंग जेनेटिक्स, योर यूनिट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज पॉपुलेशन, नॉट इंडिविजुअल। अपने को पूरे पॉपुलेशन की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड। यही जो मैंने चीज बताई, यही इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक नाइट्रोजनस बेस चेंज हो जाने से कैसा फर्क पड़ता है। ठीक है।
The relationships between genes and DNA are best understood by mutation studies. You have studied about mutation and its effect in chapter 5. हाँ, अच्छा वो मेंडल वाला होगा. Effects of large deletions and rearrangements in a segment of DNA are easy to comprehend. Comprehend यानी to understand. कि पूरा segment of DNA टूट गया, क्रोमोसोम टूट गया, ऐसा कुछ तो भी हुआ तो वो तो अपन मान लेते हैं कि हाँ भाई बॉडी में प्रॉब्लम होगा. इट में रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ अ जीन एंड सो अ फंक्शन. ये तो ठीक है, ये अपने को इतना अजीब नहीं लगता. बट इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन मतलब एक पॉइंट चेंज होना, एक नाइट्रोजिनस बेस चेंज होना विल बी एक्सप्लेन्ड हियर. A classical example of point mutation is a change of single base pair in the gene for beta globin chain. Beta globin chain किसका? Hemoglobin का. That results in the change of amino acid residue glutamate to valine. It results into a diseased condition called as sickle cell anemia. Effect of point mutations that inserts or deletes a base in structural gene can be better understood by following simple example. ठीक है? कंसिडर अ स्टेटमेंट दैट इज मेड अप ऑफ द, समझ जाएगा वो क्या बोल रहे हैं, टेंशन मत लो. कंसिडर अ स्टेटमेंट दैट इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ईच हैविंग 3 लेटर्स लाइक जेनेटिक कोड. एक सेकंड बस देखो, एक सिंपल सी चीज है जो मैं तुमको सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल बताया हूं 1000 बार. ठीक है, उस सिकल सेल एनीमिया के एग्जांपल में क्या होता है, आरएनए पे पहला कोडॉन, दूसरा कोडॉन, तीसरा कोडॉन, चौथा कोडॉन, पांचवा कोडॉन, सॉरी डीएनए पे बोल देता हूं मैं, डीएनए पे डबल तो कोडॉन नहीं कोडोजेन बोलना पड़ेगा. पहला कोडोजेन, दूसरा कोडोजेन, तीसरा कोडोजेन, चौथा कोडोजेन, पांचवा कोडोजेन, छठवां कोडोजेन रहता है सीटीसी, सातवां कोडोजेन, आठवां कोडोजेन, नौवां कोडोजेन एंड सो ऑन. ठीक है, अब गड़बड़ हो जाती है. गड़बड़ होके क्या होता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं ना, मतलब बेस रिप्लेस हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन. ये नॉर्मल डीएनए है, नॉर्मल डीएनए में सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हो गया. सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के में क्या हो गया, पहला कोडोजेन, दूसरा कोडोजेन, तीसरा कोडोजेन, चौथा कोडोजेन, पांचवा कोडोजेन, छठवें कोडोजेन में क्या हो गया, सीटीसी की जगह हो गया सीएसी, सातवां कोडोजेन, आठवां कोडोजेन, नौवां कोडोजेन एंड सो ऑन. ठीक है, ऐसा हो गया. ये वाले स्ट्रैंड से तो अपने को मतलब ही नहीं है ना, ये तो ट्रांसक्राइब होने भी नहीं वाला. अपने को मतलब 3' to 5' वाले से है. ठीक है, अब क्या होगा, ये हो गया म्यूटेटेड डीएनए, ये हो गया म्यूटेटेड डीएनए. तो नॉर्मल डीएनए से जो आरएनए बना रहता, नॉर्मल आरएनए वो कैसा रहा रहता, पहला कोडॉन, अभी मैं कोडोजेन नहीं बोलूंगा, अभी कोडॉन बोलूंगा, दूसरा कोडॉन, तीसरा कोडॉन, चौथा कोडॉन, पांचवा कोडॉन, छठवां कोडॉन रहना चाहिए GAG, है ना. इसमें तो एक ही स्ट्रैंड रहेगा क्योंकि अपन ने इसको ट्रांसक्राइब ही नहीं किया है. और म्यूटेटेड डीएनए से जो आरएनए बनेगा वो भी म्यूटेटेड रहेगा. तो म्यूटेटेड आरएनए कैसा रहेगा, पहला कोडॉन, दूसरा कोडॉन, तीसरा कोडॉन, चौथा कोडॉन, पांचवा कोडॉन, छठवां कोडॉन रहेगा GUG, आगे का आरएनए. तो ये ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता है, ये वैलिन के लिए कोड करता है, बराबर है. तो ये जो म्यूटेशन है, इस म्यूटेशन को हम बोलते हैं, इस म्यूटेशन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन. ठीक है, इसके अलावा एक टाइप है म्यूटेशन का, द अदर टाइप ऑफ म्यूटेशन, वो जो दूसरा टाइप है म्यूटेशन का उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एक्सपीरियंस उन सबको है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और एक बार तो भी जिंदगी में OMR की मदद से पेपर दिया है ना. अभी तो यार अपना वो चलते रहता है क्या, ऑनलाइन एग्जाम. तो ऑनलाइन एग्जाम में उतना एक्सपीरियंस नहीं आता, लेकिन जब अपना इंस्टीट्यूट चालू था और तुम जब OMR भरते थे, तब OMR भरते वक्त क्या होता था प्रॉब्लम, सबने ये सबके साथ एक ना एक बार हुआ ही होगा कि अपन पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं, फिर OMR को एंड में भरते हैं कई बार. तो अपन क्या करते हैं,
पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का डी, पांचवे का ए, ऐसा याद कर लेते और फिर बी सी डी ए डी, ऐसा पांच 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 के ग्रुप में अपन उसको भरते हैं। अब एक आधे बार हो जाती है गड़बड़। 17 का सी, 18 का ए, अपना आता है 18 तो अपन ने पहले ही भर दिया। अरे ये क्या हो गया, अरे यार मैंने 16 की जगह 16 का ए था उसको मैंने 17 को ए करके मार्क कर दिया। मेरा रीडिंग फ्रेम जो है वो शिफ्ट हो गया। अरे यार गड़बड़ हो गई। ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ, सबके साथ? नहीं हुआ होगा तो इस साल हो ही गया रहता। अभी अनफॉर्चुनेटली तुम OMR पे टेस्ट नहीं देते हो इसलिए, बाकी दिस इज अ कॉमन मिस्टेक। ठीक है, एकदम कॉमन मिस्टेक है। फ्रेम, रीडिंग फ्रेम जो है वो शिफ्ट हो जाती है, तो वो दूसरे प्रकार का म्यूटेशन है। वो क्यों होता है? वो सब्स्टिट्यूशन के कारण नहीं होता है, वो होता है एडिशन या डिलीशन के कारण, एडिशन और डिलीशन ऑफ अ नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे कि क्या हो रहा है, एडिशन और डिलीशन मतलब क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ध्यान से देखेंगे। कंसिडर अ स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखा सिकल सेल एनीमिया है जो कि सब्स्टिट्यूशन के कारण होता है। एग्जाम्पल दिया है एडिशन का, दिस इज रॉन्ग, मतलब रॉन्ग है ने अलग एग्जाम्पल दिया है, इसलिए वो समझाना जरूरी था। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया इज ए सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। ये जो एग्जाम्पल है ये एडिशन का, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का है। क्या हो रहा है देखो ध्यान से। कंसिडर स्टेटमेंट दैट इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ईच। राम हैज रेड कैप। ठीक है, ये एक कोडन, ये एक कोडन, ये एक कोडन, ये एक कोडन। इफ वी इंसर्ट अ लेटर बी इन बिटवीन हैज एंड रेड एंड रीअरेंज द स्टेटमेंट, इट वुड बी read as follows। अब तुमको पता है कि ये जो रहता है ये कोडन, ये क्या रहता है, तो ये विदाउट फुल स्टॉप रहता है। ये देयर आर नो पंक्चुएशंस, फुल स्टॉप कॉमा कुछ नहीं रहता है ना। तो अभी अपन इसको कैसा रीड करेंगे, अभी अपन इसको रीड करेंगे, ये एक कोडन, ये एक कोडन, BRE एक कोडन, DCA एक कोडन। तो BRE अलग अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, DCA अलग अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। गड़बड़ हो जाएगी ना, प्रोटीन गलत तरीके से बनेगा ना। क्यों गलत तरीके से बनेगा? क्योंकि ये एक बीच में ही ऐड हो जाने के कारण राइबोसोम तो 3-3 के ग्रुप को पढ़ता है, तो राइबोसोम पहले इसको और RED को एक साथ पढ़ रहा था। अब इसके पहले B आ जाने के कारण राइबोसोम BRE को एक साथ पढ़ेगा, DCA को अलग से पढ़ेगा, तो ये अलग हो गए कोडॉन्स। समझ में आ रहा है ना मुद्दा? पढ़ने का जो फ्रेम था वो शिफ्ट हो गया। पढ़ना था उसको RED, पढ़ रहा है वो BRE, है ना। ये पहले कोडॉन, ये वाले कोडॉन का एंड है, C वाले से नया कोडॉन चालू हो रहा है, लेकिन अभी ये कोडॉन इसके, ये वाला न्यूक्लियोटाइड इसके साथ घुस गया, DCA पढ़ रहा है वो, है ना। सिमिलरली इफ वी नाउ इंसर्ट 2 letters at the same place, say BI, now it would read Ram has beer EDC AP, बराबर। Now if we insert 3 letters together, say big, the statement would read Ram has, I के बाद G घुसा दिया अपन ने, तो big red cap। अब रीडिंग फ्रेम फिर से नॉर्मल हो गई कि नहीं? रीडिंग फ्रेम फिर से नॉर्मल हो गई, एक नया वर्ड आ गया उसमें, ठीक है, लेकिन राम हैज रेड कैप, ये जो ओरिजिनल सेंटेंस था ये एज इट इज है कि नहीं अपना? रीडिंग फ्रेम रिस्टोर हो गई। क्यों? क्योंकि अपन ने 3 नाइट्रोजिनस बेसेस ऐड किए। इसका मतलब ये नीरेनबर्ग और मैथी ने ना यही किया था, ये नीरेनबर्ग और उसका दोस्त मैथी, जिसके बारे में एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है लेकिन मैथी भी था, तो उन्होंने यही किया था। उन्होंने क्या किया, यू 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 को अलग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाया, यूरेसिल 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 यूरेसिल। तो यू 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 कोड्स फॉर फिनाइलएलेनिन, ठीक है। तो उन्होंने बीच में एक सी घुसा दिया, ठीक है, कहीं तो भी, फिर बीच में एक ए घुसाड़ दिया। तो एक बार जब सी घुसाड़ दिया तब कोई तो भी फिनाइलएलेनिन के चेन में कोई तो भी एक दूसरा अमीनो एसिड उनको दिखने लग गया। उसके अलावा एक बार फिर बीच में एक बार कुछ तो भी ए घुसाड़ दिया फॉर एग्जांपल, तो उनको 2 अलग अमीनो एसिड दिखने लग गए इन द फिनाइलएलेनिन चेन। और फिर उन्होंने जब तीसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड किया तो उनको फिनाइलएलेनिन के चेन में फिर से एक ही एडिशनल अमीनो एसिड दिखा।
सो दिस वॉज द एविडेंस, प्रैक्टिकल प्रूफ कि कोडॉन जो है वो 3 नाइट्रोजनस बेसिस से बना हुआ है। क्योंकि एक ऐड किया तो गड़बड़ होती है, 2 ऐड किया तो भी गड़बड़ होती है, फ्रेम शिफ्ट हो जाता है रीडिंग का। लेकिन 3 ऐड अगर कर दिए तो एक नया अमीनो एसिड तो तुमको मिलेगा। जैसे अपने एग्जांपल में बिग ये नया कोडॉन आ गया, उसका करस्पॉन्डिंगली नया अमीनो एसिड तो मिलेगा, लेकिन अपना जो रीडिंग फ्रेम रहेगा वो इंटैक्ट रहेगा। ऐसा क्यों? व्हाई? द आंसर इज ऑब्वियस, एवरीवन नोज दैट। मतलब एक ही रीजन हो सकता है कि वो रिस्टोर क्यों हो गया, क्योंकि 3 आते बराबर उसका अपना एक अलग ग्रुप बन गया। इसका मतलब 3 का ग्रुप यानी एक कोडॉन होता होगा। दिस इज द एविडेंस। इस तरीके से नीरेनबर्ग एंड मैथी ने पहले 3 के ग्रुप यानी कोडॉन होता है, जो जॉर्ज गैमो ने बोला, वो थ्योरेटिकली बोला था, वो प्रैक्टिकली प्रूफ किया उन्होंने। और फिर बाद में पूरा ये टेबल भी डेसिफर किया, अलग अलग कोडॉन्स कौन से अमीनो एसिड को कोड करते हैं। विद द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड थैंक्स टू खोराना एंड सेवेरो ओकोआ, उनका दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सेम टाइप की टेक्नोलॉजी अपना अलग अलग इंडिविजुअली डिस्कवर की हुई है। ठीक है, तो ये फ्रेम शिफ्ट क्यों हुआ बच्चों? ये रीडिंग फ्रेम शिफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि अपन ने एक बीच में न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया, तो इसको बोलेंगे एडिशन म्यूटेशन। ठीक है, द सेम एक्सरसाइज कैन बी रिपीटेड बाय डिलीटिंग द लेटर्स वन बाय वन एंड रीअरेंजिंग द स्टेटमेंट टू मेक अ ट्रिपलेट वर्ड। देखो, राम हैज आर डिलीट कर दिया ओरिजिनल सेंटेंस में से, तो अभी राइबोसोम उसको कैसे पढ़ेंगे? राम हैज ईडीसी ऐसा पढ़ेंगे। देखो, राम हैज ईडीसी एपी, फिर ई डिलीट कर दिया, अब राइबोसोम उसको कैसा पढ़ेंगे? राम हैज डीसीए, है ना। फिर डी डिलीट कर दिया, राम हैज कैप, राम हैज सीएपी, फिर से रीडिंग फ्रेम अपनी रिस्टोर हो गई, है ना। 3 नाइट्रोजनस बेसिस ऐड करने के बाद एक फालतू फुकट का अमीनो एसिड आ गया बीच में, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं। 3 नाइट्रोजनस बेसिस डिलीट करने के बाद एक अमीनो एसिड गायब हो गया बीच में से, ये भी मैं एक्सेप्ट करता हूं, रेड वाला अमीनो एसिड। लेकिन रीडिंग फ्रेम रिस्टोर हो गई कि नहीं 3 ऐड करने के बाद या 3 डिलीट करने के बाद? क्यों? इसका एक ही लॉजिक हो सकता है कि कोडॉन्स जो है वो 3 नाइट्रोजनस बेसिस से बने हुए हैं। सिंपल। The conclusion from the above exercise is very obvious. Insertion or deletion of 1 or 2 bases changes the reading frame from the point of insertion or deletion. Insertion or deletion on 3 or its multiple bases, मतलब 3, 6, 9, 12, ऐसा अगर तुम ऐड करोगे तो बीच बीच में नए नए अमीनो एसिड्स तो डेफिनेटली आएंगे, लेकिन रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होगा। इंसर्ट और डिलीट 1 और मल्टीपल कोडॉन, हेंस 1 और मल्टीपल अमीनो एसिड्स। ठीक है, 1 और मल्टीपल अमीनो एसिड्स तो ऐड हो जाएंगे। अगर तुम 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे अगर नाइट्रोजनस बेसिस ऐड करोगे तो उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन रीडिंग फ्रेम रिमेन्स अनअल्टर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। Such mutations are referred to as frame shift insertion or frame shift deletion mutations. This forms the genetic basis of proof that codon is a triplet and it is read in a continuous manner. तो इस तरीके से ये चीज प्रूफ करी गई बाय नीरेनबर्ग एंड मैथी। ठीक है, तो जेनेटिक कोड क्या है अपने क्लियर है। अब अपन स्टडी करते हैं टीआरएनए का, द अडेप्टर मॉलिक्यूल। From the very beginning of the proposition of code, it was clear to Francis Crick that there has to be a mechanism to read the code and also to link it to the amino acids. Because amino acids have no structural specialities to read the code uniquely. He postulated the presence of an adapter molecule that would on one hand read the code and on other hand would bind to specific amino acids. The tRNA, then called sRNA, that is soluble RNA, was known before the genetic code was postulated. और ये मैंने तुमको बताया नहीं था, मैं भूल गया हूँ बताना, और नोट्स में ऐड कर लो कि tRNA is also called as soluble RNA. However, its role as an adapter molecule was assigned much later. Adapter molecule ने क्या, तो लेकर आने वाला। ठीक है, जैसे ये अमीनो एसिड को उठाकर लेकर आता है ना, वैसा।
tRNA हैज एन एंटी कोडॉन लूप, देखो ये एंटी कोडॉन लूप है, ये that has bases complementary to the code and it also has an amino acid acceptor end to which it binds to amino acids. tRNAs are specific for each amino acid. फिर इसका मतलब ये है क्या कि 61 प्रकार के tRNA नहीं, मोर देन 20 है लेकिन लेस देन 60 है, लेस देन 61 है. क्यों? बिकॉज ऑफ वुबल हाइपोथेसिस प्रपोज बाय फ्रांसिस क्रिक, नॉट बाय वुबल. वुबल कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है. वुबल मतलब ऐसा 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 वुबल होते रहना, हिलते रहना, इसको वुबलिंग बोलते हैं. ठीक है. फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक tRNA दैट इज रेफर्ड टू एज इनिशिएटर tRNA. ये मैंने तुमको बताया है कि जो पहला फॉर्मिल मिथ्योनिन को लाने वाला जो tRNA रहता है वो थोड़ा सा अलग रहता है. वो अमीनो असाइल वाले ए साइट में आके अटैच नहीं होता है, वो पी साइट में जाके अटैच होता है डायरेक्टली. तो वो इनिशिएटर tRNA बस अलग रहता है, वो डायरेक्टली पी साइट पे जाके अटैच होता है. ठीक है. देयर आर नो tRNAs फॉर स्टॉप कोडॉन्स. इन फिगर 6.12 द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA हैज बीन डिपिक्टेड दैट लुक्स लाइक अ क्लवर लीफ. क्लवर लीफ यानी लौंग, क्लवर यानी लौंग. इन एक्चुअल स्ट्रक्चर द tRNA इज अ कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल. ये मैंने तुमको बताया है. ये इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है. टर्शरी स्ट्रक्चर में एक्चुअली क्या हो जाता है, वो इन्वर्टेड एल की तरह हो जाता है. आई हैव टोल्ड यू दैट एक्चुअल स्ट्रक्चर, उसका फंक्शनल स्ट्रक्चर. ठीक है. So let's move towards the actual process of translation. Translation refers to the process of polymerization of amino acids to form a polypeptide. The order and sequence of amino acids are defined by the sequence of bases in the mRNA. The amino acids are joined by a bond which is known as a peptide bond. Formation of a peptide bond requires energy. अब peptide bond क्या रहता है वगैरह वो सब नहीं बताऊंगा मैं. Therefore, in the first phase itself, amino acids are activated in the presence of ATP and linked to their cognate and respective tRNA. A process commonly called as charging of tRNA और amino acylation of tRNA. ये भी मैंने तुमको पढ़ाया हुआ है. ठीक है. एंजाइम का नाम क्या है? अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज. If two such charged tRNAs are brought close enough, the formation of peptide bond between them would be favored energetically. The presence of a catalyst would enhance the rate of peptide bond formation. The cellular factory responsible for synthesizing proteins is the ribosome. The ribosome consists of structural RNAs and about 80 different proteins. In its inactive state, it exists as two subunits, a large subunit and a small subunit. ये मैं फटाफट पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसा खास रॉकेट साइंस दिया नहीं है. ठीक है. When the small subunit encounters an mRNA, the process of translation of the mRNA to protein begins. मैंने तुमको सीक्वेंस बताया था. सबसे पहले स्मॉल सबयूनिट आके अटैच होता है, फिर tRNA आके अटैच होता है, फिर लार्ज सबयूनिट आके अटैच होता है. There are two sites in the large subunit. ये लार्ज सबयूनिट्स में एनसीईआरटी ने 2 ही साइट्स बोली है, लेकिन अपने को पता है कि 3 साइट्स रहती है. मेरी एनसीईआरटी पुरानी है, हो सकता है न्यू एनसीईआरटी में 3 साइट्स ऐड हो गए होंगे. अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो मेरे को बता देना, मैसेज कर लेना. और नहीं तो फिर नीट के हिसाब से अपने को 2 ही साइट्स याद रखी है, लेकिन रियलिटी में 3 रहती है. ए साइट, पी साइट एंड ई साइट. There are 2 sites in the large subunit for subsequent amino acids to bind to and thus be close enough to each other for the formation of a peptide bond. Close enough for the formation of peptide bond. ये पूरी चेन को इसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे. पेप्टिल ट्रांसफरेज कौन करता है? 23S rRNA. और फिर राइबोसोम आगे बढ़ जाएगा. तो ये वाला खाली वाला tRNA ई साइट में आ जाएगा, ये वाला पी साइट में आ जाएगा, ए साइट खाली रहेगी जिसमें नया वाला tRNA आएगा. सिंपल है ना. द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट. देखो 23S rRNA इन बैक्टीरिया इज द एंजाइम राइबोजाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी. A translational unit in mRNA is the sequence of RNA that is flanked by the start codon. Flanked मतलब उसके बाजू में रहना.
and the stop codon and codes for a polypeptide. And mRNA also has some additional sequences that are not translated and are referred to as untranslated regions. ये कौन से है तुमको पता है? G on the 5' side and A on the 3' side. The UTRs are present at 5' end before start codon and at 3' end after stop codon. They are required for efficient translation process. For initiation, the ribosome binds to the mRNA at the start codon that is recognized only by the initiator tRNA. कौन सा initiator tRNA? तो formyl methionine का tRNA. The ribosome proceeds to the elongation phase of protein synthesis. During this stage, complexes composed of an amino acid linked to tRNA. Amino acid linked to tRNA sequentially bind to the appropriate codon in mRNA. Sequentially bind to appropriate codon on the mRNA. ठीक है ना? By forming complementary base pairs with the tRNA anticodon loop. है ना? Sequentially forms hydrogen bond with the mRNA through the anticodon loop of the tRNA. ये T समान है इसलिए इसका नाम tRNA है क्या? नहीं, ये ट्रांसफर आरएनए है इसलिए इसका नाम टीआरएनए है. ठीक है. Sequentially bind to the appropriate codon in mRNA by forming complementary base pairs with the tRNA anticodon loop. सिंपल है बहुत ही. The ribosome moves from codon to codon along the mRNA. Amino acids are added one by one, translated into polypeptide sequences dictated by DNA and represented by mRNA. अल्टीमेटली डिक्टेट तो डीएनए ने किया है, लेकिन डीएनए की इंफॉर्मेशन को लाया कौन है बाहर? साइटोप्लाज्म तक. तो अल्टीमेटली रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएनए. एट द एंड अ रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द स्टॉप कोडॉन, टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन एंड रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम. सिंपल है, बहुत इजी है. ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये जो एक छोटा सा पार्ट है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. ध्यान से मेरी बात सुनेंगे. रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेफर्स टू अ वेरी ब्रॉड टर्म दैट में अकर एट वेरियस लेवल्स. किसी जीन को अपने को एक्सप्रेस होना है या एक्सप्रेस होने से रोकना है तो अपन उसको कैसे, कौन से लेवल पे कर सकते हैं. कंसिडरिंग दैट जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड, इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल्स. इन यूकैरियोट्स द रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, मतलब ट्रांसक्रिप्शन ही मत होने दो, जैसा ओपेरॉन के केस में होता है, उसका ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होने देते. बराबर. खैर वो तो प्रोकैरियोट्स में था, यूकैरियोट्स की बात चल रही है. प्रोसेसिंग लेवल मतलब स्प्लाइसिंग ही मत होने दो, तो प्रोटीन ही बन नहीं पाएगा. ठीक है. या ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में जाने ही मत दो, तो भी ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा. एंड ट्रांसलेशनल लेवल मतलब एमआरएनए अगर आ भी गया तो भी उसका ट्रांसलेशन मत होने दो. 4 लेवल्स पे जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है. इसके ऊपर मस्त क्वेश्चन बन सकता है. इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन करके लिख लेंगे. The genes in a cell are expressed to perform a particular function or a set of functions. For example, if an enzyme called beta-galactosidase is synthesized by E. coli, it is used to catalyze the hydrolysis of a disaccharide lactose into galactose and glucose. ये मैंने बताया हुआ है. The bacteria use them as a source of energy, galactose and glucose को. Hence, if the bacteria do not have lactose around them to be utilized for energy source, they मतलब bacteria would no longer require the synthesis of the enzyme beta-galactosidase. Therefore, in simple terms, it is the metabolic, physiological or environmental conditions that regulate the expression of genes. Metabolic, physiological और environmental. environment में लैक्टोज रहना तो चाहिए ना. सभी चीजों का रिलेशन रहता है कौन सी जीन एक्सप्रेस होगी और कौन सी नहीं होगी इस चीज के ऊपर, इस चीज के लिए. The development and differentiation of embryo into adult organisms are also a result of coordinated regulation of expression of several sets of genes. जैसे फीटस जो रहता है उसका जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू रहता है दैट इज कोरियन.
जिनको अपन ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं, जो कोरियोनिक विलाय बनाकर एंडोमेट्रियम में घुसते हैं, वो HCG नाम का एंजाइम रिलीज, HCG नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं। वो हार्मोन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से ही बना होगा ना, तो वो हार्मोन उसके बाद जिंदगी में कभी बनता ही नहीं है, सिर्फ फिटस ही तो बनाता है ना HCG, ये तो मानते हो ना। प्रेग्नेंट वुमन जो रहती है वो प्रोजेस्टेरॉन बनाएगी, प्रोलैक्टिन बनाएगी, सब कुछ ठीक है, HCG थोड़ी बनाएगी। HCG तो वो फिटस से ही आता है सिर्फ, बराबर है ना। वैसी वो बचे हुए कॉर्पस ल्यूटियम में से रिलैक्सिन आना पार्चुरेशन के एंड के बाद, वो पूरे जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ पार्चुरेशन के बाद ही रिलैक्सिन आता है, उसके पहले उसके बाद कभी रिलैक्सिन रिलीज ही नहीं होता है। तो डेवलपमेंटल स्टेजेस में जिंदगी में कभी ये एक्सप्रेस करना, कभी ये एक्सप्रेस करना, ऐसे करते रहना पड़ता है। खाना खाया है तो इंसुलिन आना चाहिए, भूख लगी है तो ग्लूकागॉन आना चाहिए, बराबर है, ठीक है। तो जीन को ऑन ऑफ अपने को अकॉर्डिंग टू विच कंडीशंस, कहाँ गई वो लाइन, ये मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से अपने को करना पड़ता है। डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो भी कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट्स ऑफ जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट मतलब मेन साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। In a transcription unit, the activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction with accessory proteins, जैसे रिप्रेसर प्रोटीन, which नहीं सिग्मा फैक्टर की बात कर रहा है, सिग्मा और रो फैक्टर की, सॉरी हाँ, which affect its ability to recognize start sites, ये सिग्मा फैक्टर की बात कर रहा है। These regulatory proteins can act both positively, that is activators, and negatively, that is repressors. The accessibility of promoter regions of prokaryotic DNA is in many cases regulated by the interaction of proteins with sequences termed as operators. The operator region is adjacent to the promoter elements in most operons, and in most cases the sequences of the operator bind a repressor protein. Each operon has its specific operator and specific repressor. For example, lac operator is present only in the lac operon and it interacts specifically with lac repressor only. lac repressor ये जो repressor प्रोटीन है, इसको इस प्रकार से बनाया है, इसका अमीनो एसिड का सीक्वेंस ही ऐसा है कि वो सिर्फ इस ऑपरेटर पे अटैच हो सकता है और कहीं पे अटैच हो ही नहीं सकता है, उसको बनाया ही उस प्रकार से है, ठीक है। द lac operon, द इल्यूसिडेशन मतलब डिस्कवर करना ऑफ द lac operon was also a result of a close association between a geneticist फ्रैंकोइस जैकब एंड बायोकेमिस्ट जैकी मोनॉड, जैकब एंड मोनॉड दोनों ने मिलकर डिस्कवर किया lac operon. They were the first to elucidate a transcriptionally regulated system. In lac operon, here lac refers to lactose. A polycistronic structural gene is regulated by a common promoter and regulatory genes. पॉलीसिस्टोनिक एक ही आरएनए के ऊपर Z, Y, A तीनों की इंफॉर्मेशन रहती है, इसलिए पॉलीसिस्टोनिक। Such arrangement is very common in bacteria and is referred to as operon. To name few such examples, lac operon, tryptophan operon, arabinose operon, histidine operon, valine operon, etc. उसमें से अपने को पढ़ने का है lac operon. The lac operon consists of one regulatory gene, the I gene. Here the term I does not refer to inducer, rather it is derived from the word inhibitor. ये मैंने पढ़ाते वक्त वीडियो में बताया था कि प्रोटीन का नाम रिप्रेसर प्रोटीन है, लेकिन उसकी जो जीन है उसको इनहिबिटर जीन बोलते हैं, ठीक है। एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन्स Z, Y एंड A. द I gene codes for the repressor of the lac operon. The Z gene codes for beta galactosidase, which is primarily responsible for the hydrolysis of the disaccharide lactose into its monomeric units galactose and glucose. The Y gene codes for permease, which increases permeability of the cell to beta galactosides. Beta galactosides मतलब lactose को अंदर आने में हेल्प करता है, permeability बढ़ाता है. The A gene encodes a trans-acetylase. Hence, all the 3 gene products in lac operon are required for metabolism of lactose. In most other operons as well, the genes present in the operon are needed together to function
इन द सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे। ये भी मैंने तुमको ओपेरॉन पढ़ाते वक्त मोल बायो पार्ट 8 वाले वीडियो में ये चीज बताया था कि सेम मेटाबॉलिक पाथवे की जीन्स को ही एक के बाद एक लगाएंगे, तभी तो सेंस है ना। गारंटी होनी चाहिए कि जरूरत पड़ेगी तो सबकी पड़ेगी, नहीं तो किसी की नहीं पड़ेगी, तभी उसको ओपेरॉन के फॉर्म में कन्वर्ट करके कुछ फायदा है। ठीक है। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज एंड इट रेगुलेट्स स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपेरॉन, हेंस इट इज टर्म्ड एज इंड्यूसर। इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रीफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज, देखो सिर्फ लैक्टोज प्रेजेंट रहने से नहीं चलता है, ग्लूकोज एब्सेंट रहना चाहिए, ग्लूकोज एब्सेंट रहना चाहिए एंड लैक्टोज इज प्रोवाइडेड, ऐसा होना चाहिए, तभी लैकोपेरॉन खोल के कुछ फायदा है। ठीक है। इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल्स थ्रू द एक्शन ऑफ परमिएज। रिमेंबर अ वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरॉन हैज टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम, अदरवाइज लैक्टोज कैनॉट एंटर द सेल्स। यही क्वेश्चन पूछा था ना मैंने तुमको कि थोड़ा तो परमिएज सेल में प्रेजेंट रहना ही चाहिए, तभी तो लैक्टोज अंदर आ पाएगा। पर थोड़ा परमिएज क्यों प्रेजेंट रहेगा? क्योंकि थोड़ा थोड़ा लैकोपेरॉन का ट्रांसक्रिप्शन होते ही रहेगा। क्यों थोड़ा थोड़ा लैकोपेरॉन का ट्रांसक्रिप्शन होते ही रहेगा? क्योंकि हर एक प्रोटीन की एक शेल्फ लाइफ होती है, उस शेल्फ लाइफ के बाद कोई भी प्रोटीन डिग्रेड होने लगता है, डिजेनरेट होने लगता है। प्रोटीन ही नहीं, कोई भी चीज रखे यूज नहीं भी करोगे, सिर्फ कोई भी मटेरियल, कोई भी दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज अगर सिर्फ रखी रहेगी, भले ही तुम उसको यूज नहीं भी कर रहे हो, तो भी उसको डैमेज होना ही है। ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसको तुम कुछ कर ही नहीं सकते। एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ रही है, चीजें डिस्ट्रॉय होगी ही, कुछ भी कर लो। तो प्रोटीन भी अपने आप डिग्रेड होते रहते हैं सेल में। तो वैसे ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये भी डिग्रेड होके कभी कभी निकल जाता है, खराब होके निकल जाता है। तो नया आई जीन से नया आरएनए बन के, नया प्रोटीन बन के वहां पर चिपकने तक थोड़ा बहुत ZY का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ट्रांसलेशन भी हो जाता है। तो ये तीनों एंजाइम्स एकदम थोड़े अमाउंट में ही सही, लेकिन सेल में प्रेजेंट हमेशा रहते हैं। तो थोड़ा सा प्रेजेंट रहेगा तो थोड़ा सा लैक्टोज भी अंदर आ जाएगा, फिर वो इसको पूरे तरीके से खोल देगा। साइक्लिक AMP तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही, क्योंकि ग्लूकोज की कमी है, तो फिर ये रिप्रेसर निकल जाएगा और फिर अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन उसका होगा। ठीक है। द लैक्टोज देन इंड्यूसेस द ओपेरॉन इन द फॉलोइंग मैनर। द रिप्रेसर ऑफ द ओपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड from the I gene. The repressor protein binds to the operator region of the operon and prevents RNA polymerase from transcribing the operon. In the presence of an inducer such as lactose or allolactose, the repressor is inactivated by interaction with the inducer. इंड्यूसर कौन कौन है? तो लैक्टोज एज वेल एज साइक्लिक AMP। एनसीईआरटी ने सिर्फ लैक्टोज बताया है, लेकिन साइक्लिक AMP भी इंड्यूसर है। This allows RNA polymerase access to the promoter and transcription proceeds. Essentially, regulation of lactoperon can also be visualized as regulation of enzyme synthesis by its substrate. Obviously, lactoperon रेगुलेट हो गया, मतलब एंजाइम सिंथेसिस जो है वो भी रेगुलेट हो गया, क्योंकि ट्रांसलेशन ही नहीं होगा। Remember, glucose or galactose cannot act as inducers for lactoperon. Can you think for how long the lactoperon would be expressed in the presence of lactose? थोड़ी देर के लिए। क्यों थोड़ी देर के लिए? क्योंकि लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में जैसे टूटेगा तो वैसे ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ने लगेगा। ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ने लगेगा तो AMP कन्वर्ट होने लगेगा ATP में। जैसे ही ATP का अमाउंट बढ़ेगा, साइक्लिक AMP का अमाउंट घटेगा, तो वैसे ही रिप्रेसर जाके फिर से वहां पर बाइंड हो जाएगा। अब रिप्रेसर को वहां से तुम हटा नहीं पाओगे, बिकॉज देयर विल बी नो मोर CAMP। ऑल्सो देयर विल बी नो मोर लैक्टोज, क्योंकि लैक्टोज तो टूट गया ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ गया फिर से, तो फिर से वो ब्लॉक हो जाएगा थोड़ी देर बाद। समझे? रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज निगेटिव रेगुलेशन। लैकोपेरॉन इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल, बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल। तो इसका टेंशन अपन नहीं लेंगे। क्वेश्चन आता है अगर कि लैकोपेरॉन का कंट्रोल कैसा है, तो अपन बस याद रखेंगे कि उसका निगेटिव रेगुलेशन है। निगेटिव रेगुलेशन मतलब हमेशा बंद रहेगा, हमेशा ब्लॉक्ड रहेगा, जरूरत पड़ने पर खुलेगा, इसको बोलते हैं निगेटिव रेगुलेशन।
ठीक है, सिंपल चीज़ है एकदम, नॉट अ बिग डील एट ऑल। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आज अपन रुकते हैं, कल अपन नया टॉपिक चालू करेंगे, दैट इज रेप्लिकेशन। बस रेप्लिकेशन ही बाकी है, ये अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। गुड बाय।